नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। इस वीडियो में हम जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। यह जो आपका वीडियो है आपकी लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, इसके अलावा आपका यूपी पीसीएस के अलावा और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इसमें हम सबसे बेहतरीन जो 100 करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे आपके जनवरी महीने के 2022 के, उनको आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। वीडियो जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं और डे और थीम जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो डे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो स्टार्टिंग होता है जनवरी का, 1 जनवरी हम मनाते हैं डीआरडीओ का स्थापना दिवस। इसके अलावा 1 जनवरी को होता है आपका वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे आपका होता है 1 जनवरी को। इसके अलावा 4 जनवरी को आपका होता है विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 8 जनवरी को आपका होता है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को आपका होता है प्रवासी भारतीय दिवस, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस आपका होता है कब, तो 10 जनवरी को आपका होता है विश्व हिंदी दिवस। और चलिए बताइए कि भारत में जो हिंदी दिवस होता है यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है आपका 11 जनवरी को हम मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पुण्यतिथि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को होती है। 12 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका इस वर्ष का थीम था इट्स ऑल इन द माइंड्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भारतीय सेना दिवस। फिर 15 जनवरी को ये आपका होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस। उसके बाद 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिसको अब से हम मनाएंगे पराक्रम दिवस के रूप में, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप इसको कर लीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इसके बाद 25 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट। इसकी इस वर्ष की थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, इसका थीम भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद 25 जनवरी को ये आपका होता है राष्ट्रीय आपका क्या है 25 जनवरी को ये आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसका इस वर्ष का थीम था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, तो थीम भी आपको साथ में याद करके चलनी है। इसके बाद अगला आपका है 25 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को क्या होता है आपका, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है। इस वर्ष किसकी थीम रखी गई थी, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद 26 जनवरी को आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को ये हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस अपना। और इसके बाद 28 जनवरी का आपका होता है लाला लाजपत राय की जयंती भी होती है 28 जनवरी को। इसके बाद 30 जनवरी को होता है आपका राष्ट्र शहीद दिवस होता है। शहीद दिवस हम 2 दिन मनाते हैं, एक तो होता है 30 जनवरी को और एक होता है आपका 23 मार्च को, जिस दिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 30 जनवरी का आपका होता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है 21 जनवरी का दिन, इस दिन को मनाया जाता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, यानी कि ये जो तीनों राज्य आपके हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना ये स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो आइए अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और 21 जनवरी के दिन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा इस वर्ष 2022 में इन तीनों राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट डे और थीम को कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि 2022 जनवरी में महत्वपूर्ण निधन कौन कौन से हुए, किन किन व्यक्तियों के हुए, उनको आइए देख लेते हैं। एक है आपके देशमंड टूटू धर्मशास्त्री थे, ये दक्षिण अफ्रीका के, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। और कमाल खान एनडीटीवी के पत्रकार थे, इनका संबंध था उत्तर प्रदेश से, इनका निधन हो गया। डियोन लेंडोर ये एथलेटिक्स थे। और पंडित बिरजू महार महान कथक नर्तक थे, जिनका निधन हो गया। शांति देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका निधन हो गया। इब्राहिम बाउकर कीता राजनीतिज्ञ थे, इनका निधन हो गया।
नारायण देवनाथ कार्टूनिस्ट से इनका निधन हो गया। इसके बाद प्रोफेसर M.K. प्रसाद पर्यावरणविद थे, इनका निधन हो गया। इसके बाद सिंधुताई सपकाल, और सपकाल ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनको हम अनाथों की माँ के नाम से भी जानते हैं, इनका निधन हो गया, सिंधुताई सपकाल। इसके बाद मेजर H.P.S. अहुआलिया पर्वतारोही थे, इनका निधन हो गया। सेंट निर्नो डे ला फुएते गार्सिया ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो स्पेन के थे, इनका निधन हो गया। इसके बाद चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। अनिल अवचाट मराठी लेखक थे, इनका निधन हो गया। इसके अलावा बेट्टी वाइट्स एमी विजेता अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थे, इनका निधन हो गया। इसके बाद E.O. विल्सन ये जैव विविधता के पिता कहे जाते हैं, इनका निधन हो गया, E.O. विल्सन। और इसके बाद महेंद्र प्रसाद जो राज्यसभा के 7 बार सांसद रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियां थी जिनको आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs को। तो पहला इंपॉर्टेंट MCQs आपके सामने है, हाल ही में लगभग 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर का अवशेष कहाँ पर मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में 4500 वर्ष पुराना यह माना जा रहा है कि यह एक सूर्य मंदिर है जो वैदिक काल का, किस काल का, तो वैदिक काल का बना हुआ है, तथा इसका जो अवशेष है हाल ही में कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हाल ही में मिस्र में प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मिस्र में 4500 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया। आपको पता होगा जनवरी 2022 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वितरण किया गया है। तो इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में आपको 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, बेस्ट ड्रामा फिल्म, बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। कम से कम इन 4 चीज़ों को तो आप याद रखिएगा, यही 4 इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में यही रिपीट होते रहते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह दिया गया कौन सी फिल्म है, तो द पावर ऑफ डॉग। तो यह जो मूवी है द पावर ऑफ डॉग, इसको बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, द पावर ऑफ डॉग। इसके अलावा किसको किसको क्या अवार्ड मिला यहाँ पे देख लीजिए, 4-5 अवार्ड इंपॉर्टेंट आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इस वर्ष वितरित किए गए हैं। तो इस वर्ष 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वितरित किए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का खिताब दिया गया द पावर ऑफ डॉग को। इसके अलावा बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी का खिताब दिया गया वेस्ट साइड स्टोरी को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए दिया गया विल स्मिथ को। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए दिया गया निकोल किडमैन को। इसके बाद बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए दिया गया एंड्रयू गारफील्ड को। और इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए दिया गया रचेल जेगलेर को। तो ये इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम आपको याद रखना है, किस कैटेगरी में इनको कौन सा अवार्ड मिला है यह भी आपको याद रखना है। कम से कम यहाँ पे मैंने जो 6 चीज़ कैटेगरी लिखी हुई यहाँ पे, कम से कम इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुने गए हैं, महत्वपूर्ण है। तो 2022 में दूसरी बात जो है, मतलब ये दूसरी बात फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को जो है लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इस वर्ष जो आपका फीफा का अवार्ड वितरित किया गया, इसमें आपका बेस्ट मेन प्लेयर का अवार्ड दिया गया आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। इसके अलावा बेस्ट वीमेन प्लेयर का अवार्ड दिया गया एलेक्सिया पुटेलास को, जो कि स्पेन की हैं। इसके अलावा बेस्ट गोल कीपिंग अवार्ड दिया गया 2 लोगों को, एडवर्ड मेंडी और क्रिस्टियन एंडलर को। इसके अलावा कोचिंग अवार्ड्स दिया गया थॉमस टचेल और एमा हैस को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीफा के विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपको एक आध प्रश्न देखने को मिल सकता है। तथा फीफा जो है आपकी यह फुटबॉल की सबसे उच्च गवर्निंग संस्था है, तो इसके बारे में आपको यह ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है किसके द्वारा,
तो एक राजनीतिक पत्रकार है जिनका नाम है जयंत घोषाल, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जयंत घोषाल के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो जयंत घोषाल हैं ये राजनीतिक पत्रकार हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके अलावा इस पुस्तक में क्या मेन चीज़ें हैं, तो यह जो पुस्तक है इस बात की पड़ताल और जांच करती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई। यानी कि मेनली इस बुक में यह बताया गया है कि जो बीजेपी है वह 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों हार गई थी, इस पुस्तक में यही बताया गया है और इसको लिखा गया है जयंत घोषाल के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में मिशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यात्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए इस मिशन अमानत की शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। 100% आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह किसे दिया गया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए आपको दिया गया यह पुरस्कार नमिता गोखले को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से, एक अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया और एक हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया। तो दोनों पुरस्कारों को कम से कम आपको याद रखते चलना है, क्योंकि या तो हिंदी एग्जाम में पूछा जाता है तो इंग्लिश एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इस वर्ष नमिता गोखले को, और हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, इनकी पुस्तक सम्राट अशोक के लिए। तो सम्राट अशोक पुस्तक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को जो है दिया गया 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसके बारे में आप याद रखना वहीं, और नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए इनकी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर, आप याद कर लीजिएगा, हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार, कौन सी बार, तो 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका को हराकर 8वीं बार भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है, तथा यह जो मैच था दुबई में खेला गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वह दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है, आपको उस शिक्षा संस्थान का नाम बताना है। तो यह शिक्षा संस्थान आपका है मोतीलाल नेहरू NIT, यहीं पर जो है हाल ही में लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट की स्थापना की गई है राष्ट्रीय स्तर की। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जगह आपको मिलेगी कहाँ पर, तो प्रयागराज में मिलेगा आपको मोतीलाल नेहरू NIT। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदूत। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, विक्रम देवदूत जो है हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के क्या नियुक्त किए गए हैं, तो नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में न्याय की घड़ी की स्थापना करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, न्याय की घड़ी की स्थापना करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया आपका गुजरात का जो हाई कोर्ट है, यह ऐसा करने वाला पहला देश का उच्च न्यायालय बन गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का हाल ही में प्रकाशन किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश था। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हाल ही में जो आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश था। तो इसमें इस वर्ष प्रथम स्थान पर दो देश थे, जापान और सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जापान और सिंगापुर
इन दोनों देशों का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। अगर इन दो देशों का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप मैक्सिमम दुनिया के जितने भी मैक्सिमम देश होंगे वहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया का क्या स्थान है? तो 83वां। कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 83वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 2023 का आगामी जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है यह खेला जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है अब तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उनकी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी इसके अलावा मैं आपको इसका PDF तो दे ही दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो हुआ था 2018 में दिल्ली में, और इसमें प्रथम स्थान पे हरियाणा था, सेकंड पे महाराष्ट्र था और थर्ड पे आपका दिल्ली था। और दूसरा जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वो 2019 में खेला गया था पुणे में, और इसमें प्रथम स्थान पे था आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे आपका था दिल्ली। उसके बाद 2020 में आपका खेला गया अगेन गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें प्रथम स्थान पे था आपका महाराष्ट्र, अगेन सेकंड पे हरियाणा था और थर्ड पे आपका दिल्ली था। और इसके बाद 2021 में इसका आयोजन जो है कोविड-19 के चलते नहीं किया गया था। तो 2021 की जो प्रतियोगिता होने वाली थी अब 2022 में खेली जाएगी हरियाणा पंचकुला में, अभी यह खेली जाने वाली है। और इसके बाद आगामी जो आपका 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाला है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट है, इसका आप जरूर याद कर लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया था एस सोमनाथ को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया था। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है तथा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। इससे पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो के सिवन थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मैनपुरी की जो सैनिक स्कूल है इसका जो नामकरण है यह जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के जांच हेतु गठित समिति का नाम आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, आप याद कर लीजिएगा, एक समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और एक समिति का गठन जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो दोनों समितियों के नाम अलग अलग आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको एकदम सटीक याद रखना है कि कौन सी समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और कौन सी समिति का गठन गृह मंत्रालय ने किया है, दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट वाली समिति की बात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय समिति का भी जिक्र हम आगे के प्रश्न में करेंगे, तो आप चिंता मत करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंदु मल्होत्रा समिति। तो इंदु मल्होत्रा समिति का जो गठन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा समिति। तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो रेलवे बोर्ड का नया मुख्य अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रेलवे बोर्ड के नए हमारे जो अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये बनाए गए हैं VK त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारे रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जो है हमारे नए, अश्वनी वैष्णव हमारे क्या है वर्तमान में? तो रेलवे मिनिस्टर हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव पहला कश्मीर का मिल्क विलेज बन गया, यानी कि यह जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज है। तो इसका नाम है जेरी हैमलेट। यह जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना है। तो जेरी हैमलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम है यह कहाँ पर खोला गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? तो हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बनाई गई हैं? इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होने वाला है अलका मित्तल। हमारे देश की जो सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है जो ONGC के नाम से जानी जाती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी पहली महिला, आप याद कर लीजिएगा, इसकी पहली महिला और CMD यानी कि मुख्य प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं अलका मित्तल। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। डेफिनेटली यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा 1 जनवरी 2022 से 6 महीने तक आप याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2022 से 6 महीने तक जो है ये ONGC की अंतरिम अध्यक्ष भी बनी रहेंगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, यहाँ पे आप देख लीजिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का नाम आपको बताना है, क्या है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का नाम है डॉपलर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉपलर रडार। और इसको बनाया है इसरो के सहयोग से IMD ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में वह विश्वविद्यालय जहां पर अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है, आपको बताना है उस विश्वविद्यालय का नाम। तो हाल ही में इस अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए जो कल्पना चावला केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया था हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो यह कहाँ पर खोला गया कल्पना चावला केंद्र? तो कल्पना चावला केंद्र आपका खोला गया है कहाँ पर? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की थी 2022 में, किसके साथ? जनवरी में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हाल ही में भारत ने शुरू की थी यूके के साथ यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आपको पता होगा कि हाल ही में जो स्वास्थ्य सूचकांक था यह जारी किया गया था किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था केरल ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका स्वास्थ्य सूचकांक है यह नीति आयोग का चौथा, कौन से क्रम का? तो यह नीति आयोग का चौथा स्वास्थ्य सूचकांक था। तथा यह जो आपका स्वास्थ्य सूचकांक होता है इसको नीति आयोग पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक के साथ मिलकर तैयार करता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो नीति आयोग है इस स्वास्थ्य सूचकांक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक की सहायता से तैयार करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें पहले स्थान पर केरल है, सेकेंड स्थान पर तमिलनाडु है, थर्ड स्थान पर तेलंगाना है, और चौथे पे आपका आंध्र प्रदेश है, और पांचवें पे आपका महाराष्ट्र है। तो ये 5 कम से कम रैंकिंग तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में अब सिर्फ 1-2 रैंकिंग याद करने से काम नहीं चल रहा है। कम से कम 10 तक या कम से कम 5 तक की रैंकिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहले स्थान पे इसमें आपका केरल है, सेकेंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे तेलंगाना है, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश है, और पांचवें पे आपका महाराष्ट्र है। वहीं इसमें सबसे अंतिम स्थान किसको दिया गया है? तो सबसे अंतिम स्थान दिया गया उत्तर प्रदेश को, यानी कि यूपी को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, जो लोग यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यूपी का इसमें लास्ट यानी कि सबसे अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमूल परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ पर किया गया?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमूल परियोजनाओं का जो शिलान्यास यह किया था वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागालैंड में अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाए जाने की जांच हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अफस्पा, नागालैंड में अफस्पा हटाने के लिए जो उच्च स्तरीय गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवेक जोशी को बनाया गया है इसका अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक या कह लीजिए आप इसको एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा है। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक्स बता देता हूं। और जब इस बैंक की स्थापना की गई थी, इसको स्थापित किया गया था 2014 में, तब इसमें टोटल 5 देश थे। जो देश ब्रिक्स समूह के मेंबर हैं उन्हीं के द्वारा जो है इस बैंक की स्थापना की गई थी, यानी कि ये 5 देश यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 इसके मेंबर थे जब इस बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन अब पिछले साल यानी कि 2021 में इसमें 3 नए देश ऐड किए गए थे। वो 3 नए देश कौन कौन से थे, तो एक था आपका यूएई था, दूसरा आपका बांग्लादेश था, और इसके बाद तीसरा आपका था उरुग्वे। तो 2021 में ये 3 नए देश सम्मिलित किए गए थे, जिसके साथ ही ब्रिक्स बैंक में देशों की संख्या बढ़ के हो गई थी टोटल 8। अब एक देश 2022 में भी इसमें जुड़ गया है, इस देश का नाम है मिस्र। तो अब टोटल इसमें कितने देश हो गए हैं, तो अब टोटल 9 देशों का समूह बन गया है आपका ब्रिक्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, यानी कि मिस्र इसका एकदम लेटेस्ट का मेंबर बना है। वहीं ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पर, और संघाई में, और इसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो, और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको डिटेल भी है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेशन का, यहाँ पे जुलाई 2014 में ट्रीटी साइन की गई थी, और यह फोर्स में कब आई थी, तो 2015 में यह फोर्स में आई थी, लेकिन 2014 में इसका जो है फॉर्मेशन हो चुका था। और इसके बाद यहाँ पे टोटल मेंबर देशों की संख्या यहाँ पे दी गई है, और ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे, यानी कि 9 टोटल देश से इसके अब मेंबर हो गए हैं, और 4 इसमें नए लेटेस्ट ऐड किए गए हैं। तो ये जो नए लेटेस्ट ऐड किए गए हैं इनके नाम तो कम से कम आप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से हैं, तो एक आपका हो गया बांग्लादेश, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, और आपका उरुग्वे हो गया। ये 4 नीचे के जो देश हैं आपके लेटेस्ट में ऐड किए गए हैं, और सबसे लेटेस्ट में 2022 में ऐड किया गया आपका कौन सा, अब तो इजिप्ट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है। तो मेट्रो रेल का हाल ही में परिचालन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कानपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो गार्ड्स होते हैं उनका जो नया पदनाम है बदल कर क्या कर दिया गया है, यानी कि अब जो रेलवे के गार्ड होंगे उनको सम्मान देने के लिए उनको किस नाम से बुलाया जाएगा, तो इनको अब बुलाया जाएगा ट्रेन मैनेजर के नाम से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गार्ड का नाम बदल के कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, आपको बताना है। तो वीर बाल दिवस जो है प्रतिवर्ष अब मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 दिसंबर को अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। अब यह वीर बाल दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाएगा, तो हाल ही में इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि वर्ष 2022 से जो 26 दिसंबर होगा यह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनके जो 3 बेटे थे उनके सम्मान में, यानी कि 4 साहिबजादों के सम्मान में, इनके 4 पुत्रों के सम्मान में, जिनको हम साहिबजादों के नाम से जानते हैं, इन 4 पुत्रों के सम्मान में इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। तो इन 4 पुत्रों के सम्मान में जो है आपके यह वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये 4 पुत्र कौन कौन से थे इनके,
तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के नाम कम से कम आप याद रख लीजिएगा। और इनमें थे आपके जोरावर सिंह जी, और एक थे फतेह सिंह जी, और एक थे आपके जुझार सिंह जी, और एक थे आपके अजीत सिंह जी। तो इन चारों लोगों की शहादत को याद करने के लिए, इन शहादत के सम्मान में इस वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह वीर बाल दिवस आपको मनाया जाएगा 26 दिसंबर 2022 से। इसके अलावा कुछ और दिवस भी मनाए जाएंगे जो हाल ही में घोषणा की गई थी। इसके अलावा कौन कौन सा दिवस है? एक तो आपका हो गया वीर बाल दिवस, और इसके अलावा आपका 23 जनवरी आपको पता होगा पराक्रम दिवस। इसके अलावा 16 जनवरी आप याद रखिएगा, इसको हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाएंगे, यानी कि आपका जो 16 जनवरी होगा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा अब 16 जनवरी। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा 14 अगस्त को यहाँ पे 14 अगस्त को भी एक डे मनाने का निर्णय लिया गया। अब यह डे कौन सा है? तो 14 अगस्त को आपको मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जब हमारा विभाजन किया गया था तो उस विभाजन के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जिन भी जो विभत्स घटनाएं, यानी कि जो घटनाएं जो दंगे हुए थे, उन त्रासदी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा, जिसको हम जानेंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी कि उस जो इम्पोर्टेंट उस समय मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई थी जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो भी विभत्स घटनाएं हुई थी उनको याद में उनकी याद में जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा आपका पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो 4 इंपॉर्टेंट डे अब 2022 से मनाए जाएंगे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। एक आपका हो गया 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, इसके अलावा 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस, 16 जनवरी को आपका होगा नेशनल स्टार्टअप डे, और 14 अगस्त को आपका होगा विभाजन के दौरान जो भी घटनाएं मतलब जो भी दंगे फसाद हुए थे, जो भी मारकाट हुई थी, उनके याद मतलब उस विवश को दृश्य को याद करने के लिए जो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा 14 अगस्त को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, वह भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, आपको बताना है उस भारतीय संस्थान का नाम जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत किस्म का हृदय बनाएगा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह संस्थान आपका है IIT कानपुर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। IIT कानपुर जो है विश्व का सर्वाधिक उन्नत किस्म का हृदय बनाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उज्बेकिस्तान के 17 वर्षीय व्यक्ति का आपको नाम बताना है जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीतने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। तो इसका नाम है क्या? तो नोदिरबेक अब्दुसत्तोरो, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरो यह सबसे कम उम्र में और रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला व्यक्ति बन गया है। इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है और यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है वर्तमान में? तो ताशकंद है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने अपनी नौसेना के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी है? तो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कौन खरीदेगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, बैंक का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, अरुंधति भट्टाचार्य की यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और केरल का वह कौन सा गांव है जो देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो केरल का मतलब वह गांव है कुमलांगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमलांगी जो गांव है यह देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और कुमलांगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो है, हाल ही में आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है?
तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारे जो आयुष मंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया रघुवेंद्र तंवर को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, रघुवेंद्र तंवर। और 80 के दशक में चोरी हुई बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति किस देश से भारत को वापस सौंपी गई है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 80 के दशक में चोरी हुई बकरी के सिर वाली जो योगिनी की मूर्ति है यह यूनाइटेड किंगडम से भारत ने ले लिया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यूनाइटेड किंगडम ने अब भारत को यह मूर्ति सौंप दी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है जहाँ मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मिलेगा उड़ीसा में, और इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका उड़ीसा ए वाला बिल्कुल सही है। और उत्तरायण या माघ किस त्योहार के अन्य दो नाम हैं जो फसल की शुरुआत का प्रतीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मकर संक्रांति होती है इसके भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मकर संक्रांति। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अब गणतंत्र दिवस समारोह किस व्यक्ति के जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से शुरू होगा? तो मैंने आपको बताया था, अब जो हमारा गणतंत्र दिवस है वह 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। 23 जनवरी को हम मनाएंगे पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह जयंती होती है। तो 23 जनवरी से ही अब जो है यह गणतंत्र दिवस का समारोह हमारा शुरू हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं आपका, इनका क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। तो यहाँ पे माया एंजेलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माया एंजेलो आप कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा माया एंजेलो। क्या है? तो माया एंजेलो है यहाँ पे। तो माया एंजेलो जो है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया था। तो माया एंजेलो आपका राइट आंसर होने वाला है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इत्तिरा डेविस को किस वित्त कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया? तो इत्तिरा डेविस जो है किस वित्त कंपनी के MD और CEO बने हैं? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, इत्तिरा डेविस। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उस राज्य का नाम बताना है आपको जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है। तो पहला जो खिलौना निर्माण आपका कोपल टॉय क्लस्टर या बनाया जा रहा है कहाँ पर? कर्नाटका में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्कूलों में पानी स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की हाल ही में शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जिसका नाम है जैकब क्रीक, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो फोटो में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी आपकी मिथाली राज, ऑप्शन सी, इन्हीं को जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिताली राज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा भारतीय राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आया है?
तो नागरिक संविधान साक्षरता अभियान लेकर आने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो इस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिक संविधान साक्षरता इसको लाने वाला पहला राज्य बन गया है आपका केरल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो डुगोंग के लिए जो भारत का पहला संरक्षण रिजर्व है वह घोषित किया गया तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। यह आपका समुद्री जानवर है डुगोंग, इसी के लिए भारत का पहला जो संरक्षण रिजर्व है वह खोला जाएगा तमिलनाडु में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा भारतीय राज्य यूनाइटेड किंगडम के एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जॉन पेनिकिक की एक प्रतिमा स्थापित करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम का जो एक ब्रिटिश अधिकारी था और कर्नल जॉन पेनिकिक, इसकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। तो राइट आंसर अगेन आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो विश्व बधिर, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा केरल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पहली है, पूरे विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो खेली जाएगी जनवरी 2023 में केरल में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके तहत अगले 5 वर्षों में उस राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे इस रोजगार मिशन के तहत। तो इसको शुरू किया गया छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र अंटार्कटिका में किस समुद्र के, मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है, मतलब जो प्रजनन क्षेत्र है, जो एरिया है, अंटार्कटिका में किस समुद्र के पास खोजा गया है? तो अंटार्कटिका के पास एक समुद्र मिलेगा जिसका नाम है वेडेल सागर, इस प्रकार से लिखा है यह वेडेल सागर। तो वेडेल सागर के पास ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र खोजा गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो आपको बताना है कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये एक फेमस जीव विज्ञान रासायनिक वैज्ञानिक थे और इनको 1968 में जो है आपका यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में रासायनिक जीव विज्ञानी थे, क्या थे ये? तो रासायनिक जीव विज्ञानी थे और इनको जो है 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना की तथा इसकी 100वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बाद 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने के बाद कौन सा पेमेंट बैंक तीसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन गया है भारत का? तो पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक के बाद 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने वाला तीसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बन गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत की गई थी 1 सितंबर 2018 को। कब? तो 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है साइलिन फोर्ड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, साइलिन फोर्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है? तो इंडोनेशिया की इससे पहले राजधानी थी कौन सी? तो इंडोनेशिया की इससे पहले राजधानी थी आपकी जकार्ता, और जकार्ता के स्थान पर नई राजधानी बना दी गई है आपकी क्या? तो नुसंतरा। क्या? तो नुसंतरा जो है आपकी नई राजधानी डिक्लेयर कर दी गई है इंडोनेशिया की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मन उरू मन बड़ी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? तो मन उरू मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तेलंगाना की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तेलंगाना की गवर्नमेंट, तेलंगाना की सरकार यह कार्यक्रम लेकर आई है।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कैप्टन मनोज पांडे क्या नियुक्त किए गए हैं? तो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, यहाँ पे कैप्टन की जगह लेफ्टिनेंट कर लीजिए आप, लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे होगा, थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल कर लीजिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे क्या नियुक्त किए गए हैं? तो ये हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं आपके वाइस चीफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसके बारे में याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत कहां पर की गई है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है यह शुरू की गई किसके द्वारा? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह इस ऑपरेशन के तहत यानी कि ऑपरेशन सर्द हवा के तहत जो है जो पाकिस्तान की सीमा है उस पर जो है निगरानी, जो चौकसी होती है वो बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यानी कि जनवरी और के अलावा जो भी सर्दी का हमारे दिसंबर में जो भी सर्दी पड़ती है उस दौरान जो है आपका जो कुहासा होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुहासे की वजह से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से घुसपैठ होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसी घुसपैठ पर निगरानी रखने के लिए, इस घुसपैठ को न होने देने के लिए ही जो हमारी बीएसएफ है उसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का जो है शुरुआत किया जाता है, मतलब ठंड के मौसम में। और इसके अलावा गर्मियों में जो है आपका ऑपरेशन गर्म हवा इसी तरह चलाया जाता है, यानी कि गर्मियों में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन गर्म हवा चलाया जाता है घुसपैठ को रोकने के लिए, और ठंडियों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है घुसपैठियों को रोकने के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है। तो स्टैचू ऑफ वननेस आपका बनाया जाएगा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही है, ऑपरेशन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा आपका स्टैचू ऑफ वननेस। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह किसका होगा? तो आदि गुरु शंकराचार्य की यह प्रतिमा होगी स्टैचू ऑफ वननेस, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा भारत में स्टैचू ऑफ पीस की भी शुरुआत की गई थी, और इसके अलावा भारत में स्टैचू ऑफ जो है यूनिटी की भी शुरुआत की गई थी बहुत पहले। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जो भी स्टैचू बनाए गए हैं उनकी लोकेशन कम से कम आप याद रखिएगा। 4 स्टैचू अब तक भारत में जो इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको तो आप याद रखिएगा। पहला आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, ये तो आपका गुजरात में है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समता वाला जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टैचू ऑफ वननेस जो आपका बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने बांस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव स्थापित किया है? तो भारत का पहला जो बांस गांव है स्थापित किया गया है त्रिपुरा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, त्रिपुरा में। यूरोपीय संघ की जो संसद है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रॉबर्ट मेट्सोला को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट मेट्सोला। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और आईसीसी के द्वारा पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की गई थी, और इस टीम ऑफ द ईयर के रूप में जो कप्तान है वो बने हैं आपके पाकिस्तान के बाबर आजम। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बाबर आजम। और इस T20 पुरुष टीम में भारत के कितने खिलाड़ी हैं? तो इसमें कम से कम भारत के तो मुझे लग रहा है कोई भी खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय कोई खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुरुष वाले में जो घोषणा की गई इसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं है, तो इसे आप देख लीजिएगा। वहीं इसके कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान बनाए गए हैं आपके और पाकिस्तान के बाबर आजम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा जो है इस फेमस पुस्तक को लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया हाल ही में इजराइल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इसकी संसद को हम कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट जो इसकी संसद है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है शेकेल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 के 20वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है यह AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 के 20वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत करेगा। और ग्रीन फिक्स डिपॉजिट निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट की शुरुआत की गई है इंडसइंड बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडसइंड बैंक के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है वायलेट बरुआ, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। वायलेट बरुआ जो है ये असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वायलेट बरुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? राधिका झा को। किसको? तो राधिका झा को हाल ही में जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा ना बिल्कुल सही, राधिका झा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतुल कुमार गोयल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। हाल ही में अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO बनाया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए जो 12वां डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है किसको दिया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, हर्षाली मल्होत्रा को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का जो आयोजन है किया गया था आपका किसके द्वारा? तो कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया है एकता रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम अब हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो थॉमस मैथ्यू हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी यह रिलीज नहीं हुई है, इसको रिलीज करने का प्लान आगे है, लेकिन इसको लिखा गया है किसके द्वारा? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, यह पब्लिश लगभग होगी नवंबर 2022 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं नवंबर 2022 में इसको पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अखिलान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अली खान, यहाँ पे अली खान है ना, हाँ, तो अली खान इस्माइलोव को जो है कजाकिस्तान का, कहाँ? तो कजाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2022 और 2023 सीजन के लिए IPL की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो टाटा ग्रुप्स जो है 2022 और 2023 के लिए जो है स्पॉन्सर रहेगी, टाइटल स्पॉन्सर किसकी? तो IPL की। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जनवरी 2022 के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है और पुरुषों की श्रेणी में, पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो
ये हैं आपके कीगन पीटरसन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कीगर पीटरसन को जो है आपका पुरुषों की श्रेणी में जो है आपका आईसीसी मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं महिलाओं के लिए चुना गया है हीथर नाइट को, यानी कि फीमेल में आपका हो जाएगा हीथर नाइट को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी 2022 के लिए, और पुरुषों में कीगन पीटरसन को। तो मेल फीमेल आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन किया गया? तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स हर वर्ष प्रकाशित करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। कौन? तो विश्व आर्थिक मंच जो आपका होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो होता है, इसी के द्वारा जो है हर वर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो मैंने आपको बताया था ना कि एक समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक समिति का गठन किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो गृह मंत्रालय वाली समिति का जो नेतृत्व है कौन करेगा? इसका नेतृत्व करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसके द्वारा जो गठित समिति है उसका नेतृत्व करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री नामित, यहाँ पे नियुक्त की जगह आप नामित कर लीजिएगा, नियुक्त किया गया नहीं होगा, यहाँ पे नामित किया गया होगा। तो नामित किए गए हैं आपके पियरे ओलिवियर गौरिनचास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पियरे ओलिवियर गौरिनचास जो हैं आईएमएफ के अगले मुख्य अर्थशास्त्री नामित किए गए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया आपका कोच्चि। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कोच्चि। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल के नीचे काम करेंगे आपके कौन? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम आपका हो जाएगा विक्रम मिश्री, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विक्रम मिश्री हैं ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रम मिश्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, और तेलंगाना को जो है इस मिशन को लागू करने में पहला स्थान हासिल हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वह दिया गया है, प्लांट आधारित मीट कंपनी जो है गुड डॉट, इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, जो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था इस वर्ष, इनको जो है गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा। किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए हैं? तो जो 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग का जो उद्घाटन किया गया हाल ही में सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी इस नाम से जो है एक सड़क का उद्घाटन किया गया आपका सिक्किम में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया था? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 17,500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया था, कहां पर? तो उत्तराखंड में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो इसका नाम है आरिफ खान। आरिफ खान जो है ये 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है? तो सेंचुरियन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है भारत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपका आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आईआईटी मद्रास। इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है? तो जो आपका सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल है यह किस देश का है? तो यह आपको मिलेगा कहाँ का? तो यह आपको मिलेगा ईरान का। ईरान से संबंधित है आपका यह SLV यानी कि सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल, ईरान से। और द ओवर विजॉर्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी की। किसकी? तो डॉक्टर अरूप रॉय चौधरी की यह आत्मकथा है जिसका नाम है द टर्न ओवर विजॉर्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है, अरूप रॉय चौधरी। सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रथम पर है? तो गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, गुजरात। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे आवश्यक वस्तु यानी कि इसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया है? तो इसमें से आपका जो सोया मिल है इसको जो है आवश्यक वस्तु यानी कि इसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है। इसका नाम क्या है? तो उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उड़ीसा। और डिजिटल किताबें, ये दो आपकी डिजिटल किताबें जिनका नाम है इनोवेशन फॉर यू और एक है द इंजेनियस, क्या है? दूसरा है आपका द इंजेनियस टिंकरस। ये दो किसके डिजिटल किताबें हैं? तो ये दोनों किताबें आपकी लॉन्च की गई हैं किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जगह, नीति आयोग के द्वारा ये दोनों किताबें लॉन्च की गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? तो हमारे देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है केरल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, केरल। KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो यह दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का। इसके बाद भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो क्वांटम फॉर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्थापना की गई है भारतीय सेना के द्वारा, कहां पर? तो इंदौर में। कहां पर? तो इंदौर में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पे बिल्कुल सही है। पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी हाल ही में? तो पढ़े भारत अभियान की हाल ही में शुरुआत की गई थी हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है आपकी पंजाब की सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पंजाब की सरकार। तो दोस्तों इस तरह से जनवरी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी, यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।